सरदार तनवीर लियास जितना बिच कश्मीर दे नारा बजना सरदार तनवीर लियास जितना बिच कश्मीर दे नारा बजना सरदार तनवीर लियास जितना बिच कश्मीर दे नारा बजना इन बनना वजीर आजम दसने जी कर दे सरदार तनवीर दे संग संग चलने जी कर दे सरदार तनवीर दे जलसे च नचने जी कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हारून कियानी और आप देख रहे हैं इस वक्त अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। और इस वक्त हमारे साथ हैं मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब और इन्वेस्टमेंट बोर्ड पंजाब फ़ख्र कश्मीर फ़र्जंद पुंछ जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम दिया सर, आपका बड़ा शुक्रिया। डायरेक्ट आते हैं पॉइंट की तरफ। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें आप आए हैं, क्या खुशखबरी लेके आए हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए? और पुंछ टीवी के व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं और बड़ा बाहर से ख़ास तौर पे जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों आए हैं आप। तो ये ज़रा बताइएगा व्यूअर्स को कि क्यों आए हैं और क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आए हैं। देखिए हारून साहब, मैं एक तो यह है कि आपके प्रोग्राम की वसात से ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में अपनी मर्ज़ी या अपनी चॉइस से नहीं आई। मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में आया और आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब का जो विज़न है, जो नज़रिया है, जो वो मुल्क और कौम के लिए चाहते हैं और वही चीज़ यकीनन वो आज़ाद कश्मीर के लिए चाहते हैं। तो हम ऐसा आज़ाद कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के ख्वाबों की ताबीर हो, जिसका ख्वाब उन्होंने आज़ादी से लेके आज तक वो 74-75 सालों से देखते आए लेकिन उसकी ताबीर नहीं मिल सकी, वो ख्वाब अपनी हकीकत का रूप नहीं इख्तियार कर सके। हम इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि पीटीआई 2/3 मैंडेट के साथ आए और जो भी पीटीआई की हुकूमत बने वो उस ख्वाब की ताबीर दे लोगों को, लोगों की तवक्कुआत को पूरा करे। आज तक अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपनी बड़ी जदोजहद की, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, और ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर के लोग ओवरसीज़ में काम करते हैं। सही, हम ये समझते हैं कि उनके लिए जो यहाँ की इंतज़ामी मशीनरी है, हुकूमत है, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह ये जो आप कह रहे हैं कि हमें क्या लेके आए हैं, वो यही है कि इमरान खान साहब का जो विज़न है उसको लेके हम चल रहे हैं। और वो विज़न ये है कि जब आइंदा पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी, लोग बहुत सारी जगहों पर बात करते हैं। देखें, जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में ये दूसरी टर्न है, चूँकि पहले भी पीटीआई ने गवर्नमेंट की, लेकिन आप ये देखें कि जो केपीके की हिस्ट्री है, वहाँ पे हमारे जो भाई हैं वो हर 5 साल बाद पार्टी चेंज कर देते। सही, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन था 2018 का, पीटीआई को केपीके के अंदर 83% वोट पड़े। तो हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को पसंद आई। लेकिन इसके साथ जब पंजाब और वफाक के अंदर पीटीआई ने बड़ा मैंडेट लिया, तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत थोड़े अरसे के बाद कोरोना स्टार्ट हो गई और कोरोना से दुनिया सारी की माशतें हिट हो गई और हमारी माशत पहले से बड़ी कमज़ोर बुनियादों पे थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। मैं चूँकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एक्सपोर्ट्स को मैं देखता हूँ। उस हवाले से मुझे इस चीज़ की आगाही है कि हमारी डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत राइट थी। सही, हम ये बात करते हैं कि पंजाब के अंदर पिछले 72 सालों में 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए गए थे, जबकि मेरे जाने के बाद और पीटीआई की गवर्नमेंट जो आई, हमने 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन पंजाब में लाए। उन 3 के अलावा, उन 3 में 2 फंक्शनल थे, 1 नॉन फंक्शनल था। जो हम 7 लेके आए, उसमें से 1 हमने एफडब्ल्यू के लिए किया, 1 हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्राइवेट पार्टी के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन किया और 5 स्पेशल इकनॉमिक जोन पंजाब गवर्नमेंट के अपने हैं। उसमें से 4 हमारी एक कंपनी है जो पंजाब गवर्नमेंट की अपनी है, पिडमिक के नाम से वो करती है, और एक फिडमिक है जो फैसलाबाद वाली हमारी करती है। तो ये पाँचों के पाँचों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने। और इसके साथ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे आपके साथ प्रोग्राम चाहिए होंगे कि हमने डायरेक्शन कैसे ठीक रखी। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का पोटेंशियल मौजूद है। आज़ाद कश्मीर का लैंडस्केप चेंज हो सकता है और वो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली गवर्नमेंट ये लैंडस्केप चेंज करेगी और लोगों को उनके ख्वाबों की ताबीर मिलेगी। बड़ी अच्छी बात की सर आपने। और मैं एक बड़ा आपने ख़ास
चीज़ पे तवज्जो दी है। इस वक्त दुनिया में आप देखें तो जो टूरिज़्म है वो बाकायदा एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर गया और पहले नंबर पे जा रहा है। और आपने ख़ास तौर पे टूरिज़्म के हवाले से आपने कुछ इकदाम किए भी हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जो पुंछ डिवीज़न है ये जो है ये टूरिज़्म के हवाले से बहुत सारी ऐसी जगह, एक दिन एक साहब कह रहे थे कि जी तनवीर साहब को कहें कि जनाब खई गला से तोलीपीर तक हमें लिफ्ट लगवा दें, लेकिन वो तो चले उनकी एक मजाक थी। लेकिन खासकर पुंछ डिवीज़न में जो है वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो लाखों डॉलर्स जो है वो कमाए जा सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या आपका प्लानिंग है? देखिए, जो लकीली आज़ाद कश्मीर के जो 3 डिवीज़न है इंतज़ामी तौर पे, तीनों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। यस, मसलन अगर आप मीरपुर में जाते हैं तो एक तो यह कि दुनिया सारी में वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत काम होता है और उसको टूरिज़्म के हवाले से बड़ा अट्रैक्टिव समझा जाता है। तो हम जो मंगला लेक है और वो मीरपुर के अंदर जो मुख्तलिफ झीलें जा रही हैं और फिर मंगला डैम के साथ आपका वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से टूरिज़्म में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो मीरपुर डिवीज़न के अंदर भी आपको बड़े अच्छे माउंटेन्स भी मिलते हैं, वेदर के हवाले से आपको बड़ी वेरिएशन, रामकोट जैसा किला मौजूद है, बिल्कुल वेरिएशन मिलती है। सेम आपको मुजफ्फराबाद, द सेम थिंग इज़ हेयर इन पुंछ में भी अगर आप ये देखें तो पुंछ के अंदर भी ये चीज़ें पोटेंशियल मौजूद है कि एवरी 8-10 किलोमीटर के बाद आपका वेदर चेंज हो जाता है। ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये जो सामने हमें चोटियाँ नज़र आती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बाग की हैं, कुछ रावलाकोट की हैं, इसमें यह है कि देखें आपकी स्नोफॉल तकरीबन 10-11 महीने, बाद का तो पूरे 12 महीने भी रहती है। दुनिया में यूरोप के अंदर बेशुमार ऐसी जगहों पे मुझे जाने का इत्फाक हुआ है, सफ़र करने का, वहाँ पे रहने का, कि वहाँ पे ऐसी माउंटेन्स के ऊपर ट्रेन चलती है और वो ट्रेन जो है वो स्नोफॉल वाले जो माउंटेन है उसमें से ट्रेन उस टनल में से गुजरती है। तो टूरिस्ट और दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन ये चाहता है कि वहाँ पे उसके अपार्टमेंट्स हों, विला हो। तो आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, इसकी नेचर को बरकरार रखते हुए उसका तो उस तरफ हमने देखा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मैं टूरिज़्म का एक एंगल आपको बता रहा हूँ। टूरिज़्म के हवाले से आपके ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये बड़ा मैटर करती है, आपके सफारी पार्क होते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, आपका हिस्टोरिकल म्यूज़ियम बड़ा मैटर करते हैं, आप अपनी हिस्ट्री दुनिया के साथ शेयर करते हैं। अब सफारी पार्क के हवाले से मैंने पिछली कई गवर्नमेंटों को और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि आइडिया किसी की मिरास नहीं होती, अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों की भलाई होती है। रावलाकोट से लेके ऊपर जहाँ पे हमारे गाजी मिल्लत का गांव है, मत्ते का कोट जो है, तो उस मत्ते के कोट तक आपका सफारी पार्क इतना खूबसूरत बनता है कि आपका कोई ज़्यादा कास्ट नहीं आती। फिर अगर आप तोली पीर की तरफ जाएँ तो आपकी बहुत बड़ा सफारी पार्क बन सकता है। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी की तरफ सफारी पार्क बन सकता है, चेयर लिफ्ट लग सकती हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर बहुत काम हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें फिर वाइल्ड लाइफ का आप देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। जब से पॉपुलेशन बढ़ी, जंगलात हमने काटने शुरू कर दिए, जो कटाई से बच गए उनको जलाना शुरू कर दिया, तो उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। तो जो टूरिस्ट होता है ना दुनिया में, उसके लिए 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ पैकेज बनाए जाते हैं कि टूरिस्ट आए और वो टूरिस्ट जो वहाँ पे रहे और 15-20 हज़ार पर नाइट खर्च करे। उसके लिए आपको ऐसे मोटेल्स, होटल्स और आपको शैले तामीर करने पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद में मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम मैंने एरियल व्यू किया, जो दरियाई लवात है उसके अराउंड में मैंने देखा कि 95 टूरिस्ट के कैंप लगे हुए थे, जो टेंटों में थे लोग, और वहाँ पे कच्ची सड़कें ऊपर जाती हैं, लोग विली जीपों के थ्रू ऊपर जाते हैं। अगर आप टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो करेंगे तो टूरिस्ट ऐसी जगहों को ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। टूरिस्ट ना सिर्फ इनसाइड द कंट्री बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी टूरिस्ट आता है। तो ये जो सारे पोटेंशियल हैं, जब आप टूरिज़्म को उस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आपकी टैक्सेशन भी जनरेट होती है, वो सेल टैक्स हो, वो इनकम टैक्स हो या दूसरे वैल्यू एडिशन टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट की इनकम का बाइस बनते हैं। लेकिन इसके साथ जो लोकल नेटिव्स होते हैं वहाँ के रहने वाले, उनको भी जॉब मिलती है, बाहर से भी लोग आके काम करते हैं। सही। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने हल्कों से आप इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? इससे मैं पहले एक आपका जो पहले सवाल था उसमें एक और ऐड कर दूं कि मैंने गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को और पिछली हुकूमतों को एक आइडिया फ्लोट किया था कि रावलाकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। यस। और मैंने इसकी एक कैलकुलेशन उनको दी थी कि पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और केपी के, मतलब हमारा एबटाबाद हो गया, मानसेरा हो गया, ये एबटाबाद डिवीजन, मानसेरा, ये सारे जो है ना, ये लोग भी इस एयरपोर्ट से मुस्तफीद हो सकते हैं।
सही। अभी आप ये देखें कि सियालकोट में एयरपोर्ट अगरचे हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने खुद बनाया था, लेकिन वो एयरपोर्ट जो है इस वक्त उसके अंदर दुनिया की कतर एयरवेज वहाँ पे आ रही है, एमरेट्स वहाँ पे आ रही है, सऊदी अरब की एक एयरलाइन आ रही है, एयर ब्लू वहाँ से ऑपरेट कर रही है, PIO वहाँ से कर रही है, कोई एयरवेज वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि अगर आप एक जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट्स भी रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। सही। आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी होटलिंग है, मोटेल्स है, तो ये बिजनेस भी चलती है। लेकिन यहाँ तो जो लोकल जहाज आते थे वो भी बंद हो गए। वो भी बंद हो गए। देखें ना, अब दुनिया आगे जाती है, हम पीछे जाते हैं। आप ये देखें कि जो 80s में आपका जो छोटा जहाज है फोकर, वो जहाज इधर आता था, रावलाकोट भी और मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल था। तो आज उन एयरपोर्ट जो रनवे थी, घास उगी होगी, जानवर चल रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें देखें, अगर आप 80s में आपके जहाज चल रहे थे तो इस वक्त हम कहाँ पे हैं? मतलब जो चीज़ आज से आपके अगर 35-38 साल पहले चल रही थी और 35-38 बाद हम पीछे चले गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई? जो आपका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था अरुण साहब हल्कों के हवाले से, इस वक्त मैंने दिलचस्पी जाहिर की है अपनी पार्टी के साथ 3 हल्कों से। सही। क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें देने का टाइम नहीं आया, लेकिन हमने 3 हल्कों में आपके लिए अपनी पार्टी के साथ दिलचस्पी जाहिर की और मैं अभी 3 हल्कों से इंटरेस्टेड हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। तो बाकी देखें क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब पहले 49 थे, अब मेरा ख्याल 53 हो गए हैं हल्के, तो सब हल्कों में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या कहीं कोई मैनेज भी होगा? देखिए, कुछ तो हमारी यहाँ डायरेक्ट नशिस्तें हैं, लोग मुंतखब होकर आते हैं, उलमा मशाइख की होती हैं, ओवरसीज़ की होती हैं, टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, लेकिन हमारी 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। इसके अंदर ये है कि ये जो 33 जो सीटें हैं जिसके अंदर, और फिर उसमें रेफ्यूजीज़ की हमारी सीटें मिलाएँ तो ये, लेकिन जो हमारे आज़ाद कश्मीर की सीटें मिला के और रेफ्यूजीज़ वाली जो हमारी सीटें मिला के, इनके ऊपर यकीनन इलेक्शन होने हैं। और इलेक्शन के लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी ज़्यादा लोगों की इस वक्त कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, लोग अपने तफज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो कि गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो ऐसे मेजर उठाएं, या इलेक्शन कमीशन खुद उठाए कि वो लोगों को चीज़ें मेरिट के ऊपर होती हुई नज़र आए। तो ये जो हमारी माजरीन की सीटें और जो हमारी यहाँ की 33 सीटें, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट इलेक्शन होने और तमाम पार्टियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन मुझे आने वाले इलेक्शन में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो अपोजिशन है वो कोई काबिल ज़िक्र पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपसे बताऊं कि मुझे आने वाले इलेक्शन में अपोजिशन फर्दर वीक होती हुई नज़र आ रही है। सही। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल करना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन जो आ रहे हैं इनमें तहरीक इंसाफ अकेली लड़ेगी या साथ में कहीं घोड़ा या कोई तीर या कुछ और चीज़ साथ लेके चलेगी? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, जिस तरह मैंने पहले अभी इशारा किया कि PTI अकेली इलेक्शन जो है वो लड़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जितनी भी कोई दूसरी पार्टियां हैं उनके पास कोई काबिल ज़िक्र, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पार्टी के साथ निगोशिएट कर सके, यानी वो PTI को ऑफ़र कर सकें। हो सकता है हर पार्टी का कहीं ना कहीं वोट ज़रूर होता है, लेकिन इस वक्त ये जमातें इस पोजीशन में नहीं है कि वो PTI को कोई चीज़ ऑफ़र कर सकें। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि शायद चेयरमैन हमसे रिकमेंडेशन मांगे तो हम उनको ये रिकमेंड करेंगे कि PTI खुद अकेले इलेक्शन लड़े, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी। मुझे जो मतलब हम शुरू में शायद मेरा मौक़िफ़ डिफरेंट था, आपने देखा होगा, लेकिन अभी हमें कोई इन जमातों की पोजीशन बड़ी वीक नज़र आ रही है। तो उसमें हो सकता है PTI 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाती है तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आएगी। और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के बाद हमें इन पार्टियों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हम अगर अज़राए हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या कोई सियासी हमदर्दी की बुनियाद पर किसी को रखना नहीं, लेकिन PTI इस पोजीशन में होगी कि वो बड़े हैवी मैंडेट से गवर्नमेंट बनाएगी। सर बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो उनकी फरमाइश थी कि आपसे ज़रूर बात की जाए। आपसे तफसीलन इंशाल्लाह बात करेंगे जैसे ही कोई थोड़ा सा इलेक्शन की सूरत हाल मज़ीद सामने आएगी। पुंछ TV के व्यूवर्स क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं तो इसलिए हमने आपका टाइम लिया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज हमारे साथ फ़ख्र कश्मीर फरज़ांद पुंछ जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब से हमने आपकी बात करवाई। और मुजाहिद बुक डिपो पानियोला 30 साल से आपकी खिदमत में पेश मुजाहिद बुक डिपो पानियोला और गिरदनवा के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुतुब और यूनिफॉर्म दस्तियाब है। फ़ोटो स्टेट की सहूलत के साथ मुजाहिद बुक डिपो, मेन रोड, पानियोला, आज़ाद कश्मीर।